तो दोस्तों, आज हम कल जो स्टार्ट किया था उसी से आगे बढ़ते हुए आज बात करेंगे। इससे पहले आपकी श्री क्लासेस लामान में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हमने स्टार्ट किया रिवीजन में हमने कल पहला क्वेश्चन देख लिया था, चैप्टर 1 का पहला क्वेश्चन देख लिया था और दूसरा क्वेश्चन देख लिया। इसी को आगे बढ़ाते हुए हम आगे कुछ और क्वेश्चन करेंगे, इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा और ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है जो आने वाला एग्ज़ाम है उसके लिए। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है आपके चैप्टर नंबर 2 में से, जो है आपका चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है आपके बहुपद। अब बहुपद चैप्टर है आपके चैप्टर नंबर 2। इसमें ये आपका दे रखा है कि इसमें शून्यकों की संख्या बतानी भी, कितने शून्य के, इसमें शून्यकों की संख्या बतानी भी कि कितने शून्य के इसके अंदर। तो शून्य ज्ञात करने के लिए एक आसान सा तरीका है, जब ऐसा कभी भी ऐसा ग्राफ आ जाए तो इसमें दो एक्सिस दे रखे हैं, एक तो एक्स अक्ष दे रखा है, एक वाई अक्ष दे रखा है। ये जो आपको लाइन दिख रही है ये वाली, ये जो लाइन एक्स अक्ष को जितनी जगह टच करेगी उतने ही शून्य होते हैं, है ना। तो देखो, एक तो यहाँ टच करेगी, एक यहाँ पे टच करी 2 और एक यहाँ पे टच करी 3। तो इसमें 3 जगह टच करी, तो इसमें जो शून्यों की संख्या हो जाएगी वो हो जाएगी 3, यानी इसका हमारा जो आंसर है वो 2 हो जाएगा। अब ये शून्य है क्या, ये किस चीज़ है, इससे जुड़ाव को देख लेते हैं। हमारा चैप्टर है ये द्विघात समीकरण। अब हमारा जो द्विघात समीकरण है या फिर द्विघात बहुपद है, समीकरण तो बाद में आएगा। ये इस बहुपद वाले द्विघात बहुपद में आपका जो सामान्य सूत्र होता है ax² प्लस bx प्लस c, ये आपका द्विघात बहुपद होता है। इसमें a, b और c, ये जो है b और c आपके ये पूर्णांक संख्याएं हैं, यानी ये कुछ भी हो सकती है, माइनस प्लस कुछ भी हो सकती है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। अब इसके अलावा देखो, इसमें एक तो ये डायरेक्ट ये पूछ सकता है कि भाई कि कौन सा आपका द्विघात बहुपद का ये इसका सामान्य सूत्र हो गया द्विघात सम। अगर वैसे के एग्जाम्पल की बात करें तो ये इसके एग्जाम्पल बात करें दिखेगा जैसे कि 3x² प्लस 5x प्लस 6। तो ये तो एक सिंपल उदाहरण हो गया और इसका सामान्य सूत्र हो गया। अगर मान लो कभी इस जो ये c है, इस c का मान 0 हो जाए तो इसका दूसरा टाइप बन जाएगा। दूसरा टाइप जिसमें हम कहेंगे भाई कि c बराबर क्या हो जाए 0। अगर c बराबर 0 हो जाए तो c बराबर 0 हो तो इसका मान क्या बन जाएगा, तब ये जो समीकरण है वो कैसे दिखेगी, वो दिखेगी ax² प्लस bx, यानी ये सिंपल हो जाएगी, इसमें से c हट जाएगा। अब c हट जाएगा तो देखो ये कैसे हो जाएगी, जैसे इसी को अगर देखें तो ये हो जाएगा 3x² प्लस 5x, यानी 3x² प्लस 5x बन जाएगा। c, क्योंकि c की जगह हमने जो c था उसको 0 मान लिया तो 0 दिखता नहीं है, हाइड हो जाता है, छुपा लेता है अपने आप को। एक तो ये हो गया टाइप नंबर 2। इसके अलावा टाइप 3, ये तो हो गया 1, ये हो गया 2 और ये तीसरे में क्या होता है कि इस bx का मान है ना, इस b, केवल b का मान 0 हो जाता है। तो b बराबर अगर 0 हो, b बराबर अगर 0 तो ये कैसे दिखेगा, फिर ये हो जाएगा ax² प्लस माइनस c हो जाएगा। ये प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये एक तीसरा रूप दिखेगा इसका, यानी c दिखेगा, b का मान 0 हो जाएगा। अगर b का मान 0 हो जाता तो ये कैसे हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा क्या ये हो जाएगा ये 3x² प्लस माइनस 6। ये इसका फॉर्मूला, ये तो इसका सामान्य जनरल फार्मूला है और इसका मैंने एग्जांपल भी दे दिया एक, ठीक है। ये हमारे द्विघात बहुपद का एक 3 रूप हो सकते हैं। एक पहला रूप तो ये है 1 नंबर, दूसरा इसका ये रूप हो गया और थर्ड ये।
ये आपका डायरेक्ट एक क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछ सकते हैं भाई कि निम्न में से कौन सा द्विघात बहुपद का सामान्य सूत्र है। तो एक तो ये होता है, एक ये होता है, एक ये होता है। ध्यान रखिएगा कभी भी जो स्क्वायर वाला है इसका मान कभी भी जीरो नहीं होगा, यानी जो ए दे रखा है इस ए का मान कभी भी जीरो नहीं होगा, क्योंकि इसका मान अगर जीरो हो गया तो ये द्विघात बहुपद ही नहीं रहेगा, क्योंकि पद पूरे हट जाएगा, ये हट जाएगा तो इसका मान कभी जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि द्विघात बहुपद का मतलब ये तो घात कितनी होनी चाहिए, दो। अगर दो घात नहीं होगी तो ये द्विघात बहुपद भी नहीं रहेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके दो चरों वाले रैखिक समीकरण में से, यानी आपका ग्राफ वाला जो चैप्टर है दो चर वाले रैखिक समीकरण, उसमें से ही आपका चैप्टर, उसमें से ही आपका एक क्वेश्चन है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। और इसमें जो देखिए क्वेश्चन क्या दे रखा है, दो सरल रेखाएं ax प्लस बी वाई प्लस सी वन बराबर ज़ीरो तथा a2x b2y c2 इक्वल्स टू ज़ीरो। ये बताना है कि प्रतिच्छेद कब करेगी, यानी प्रतिच्छेद कब करती है ये हमें बताना है। इसके लिए अगर आपने किताब में देखा होगा तो एक टेबल दे रखी है ना, जिसको हम तुलनात्मक सारणी बोलते हैं, जिसमें तुलना की जाती। तो वो सारणी देखने में थोड़ी कठिन लगती है, लेकिन अगर एक बार समझ लोगे तो वो टेबल अपने आप में ही बहुत ही आसान है। वो इन दोनों जो ऊपर ये दो दे रखे ना क्वेश्चन के अंदर, एक तो ये और एक ये दो जो दो चर वाले रैखिक समीकरण है, इन दोनों की तुलना से ही बनी हुई। कैसे, चलिए देखते हैं। ये है कि ax1 प्लस bx प्लस सी बराबर ज़ीरो। एक और लिख लेते हैं, ax प्लस, यहाँ थोड़ी सी गलती हो गई, एक सेकंड सॉरी, यहाँ y आएगा, ax प्लस by प्लस सी, यहाँ पे by आएगा प्लस सी बराबर ज़ीरो, क्योंकि ये समीकरण नंबर 1 इसलिए 1 1 1, ये समीकरण नंबर 2 है इसलिए 2 2 2। अब ये ए बी सी मैंने पहले ही बताया, उसमें द्विघात समीकरण में भी ये ए बी और सी ये पूर्णांक होते हैं। पूर्णांक यानी कोई भी यहाँ पे माइनस वाला प्लस वाला कोई सा भी एक नंबर आ सकता है। ठीक है, अब इसकी तुलना करते हैं। तुलना कैसे करते हैं, देखो फर्स्ट लेते हैं, अगर तीनों को इक्वल कर दें, एक्स वाई, ये एक्स वाई और सी, एक्स वाई को छोड़ दो, बाकी जो दिख रहे हैं उनकी तुलना करते हैं। कैसे तुलना करेंगे, जैसे a1 अपॉन दूसरे समीकरण में दे रखा है a2, फिर दे रखा b1 अपॉन b2, फिर इसके c1 अपॉन c2। अगर तीनों इक्वल हो, तीनों ही बराबर हो, यानी तीनों ही अगर बराबर हो, तब क्या होगा, तब इसको बोलेंगे हम कि ये कैसे रहेंगे, तीनों ही बराबर हो। तो इसमें जो ग्राफ बनने वाला है आपका, इसमें जब ग्राफ बनाएंगे इस समीकरण से, ऐसे समीकरण जिसमें a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2 हो, तो इसमें जब ग्राफ बनता है तो एक लाइन तो दो बनती है, एक समीकरण है, दो समीकरण, एक समीकरण एक लाइन बनाती है, दूसरी समीकरण दूसरी लाइन बनाएगी, इसमें दो लाइनें बनेगी। अब दो लाइन क्या करेगी, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आ जाएगी। कैसे, जैसे मैंने ये मान लो कि एक सेकंड सॉरी, ये एक लाइन बनाई, इस एक लाइन के ऊपर जब ग्राफ बनेगा तो एक लाइन के ऊपर ये दूसरी लाइन आ जाएगी, ये दूसरी लाइन आ जाएगी, इसको कवर करते हुए चलेगी, एक के ऊपर दूसरी आ जाएगी। जब एक लाइन के ऊपर ऐसे दूसरी लाइन बन जाती है तो इन लाइन को बोलते हैं हम संपाती रेखा। संपाती रेखा बोलते हैं पहला। दूसरा, अगर देखोगे एक लाइन इस दूसरी लाइन को कितनी जगह टच कर रही है तो हम काउंट नहीं कर सकते, बहुत जगह देखो, यहाँ पे पूरी जगह एक दूसरे को टच कर रही है, तो जितनी जगह टच करते होते ही आंसर निकलते हैं। तो इसमें क्योंकि एक लाइन अनंत बिंदुओं का समूह होता है, इसलिए अनंत जगह टच कर रही, तो इसको बोलेंगे हम, इसको बोलते हैं अनंत हल, अनंत हल होगा। और एक लाइन जब दूसरी लाइन को टच करती है तो उसी को बोलते हैं संगत हल। ठीक है, तो आपको ये तीन चीज़ याद रखनी ग्राफ में, ये आपके ग्राफ में भी मदद करेगा। ग्राफ कैसा बनेगा उसके लिए, तो एक तो संपाती रेखा हो रही है, एक अनंत हल है और संगत। अगर संपाती कब होगी, जब एक रेखा दूसरी रेखा के ऊपर बिल्कुल कवर कर लेगी, एक रेखा दूसरी रेखा को ढक लेगी एक तरह से।
अनंत हल क्यों होंगी? अनंत हल इसलिए होंगे भाई, ये जो फर्स्ट वाली रेखा, सेकंड वाली रेखा, फर्स्ट एक वाली रेखा को जो सेकंड वाली रेखा है वो अनंत जगह टच कर रही है, इसलिए अनंत हल होंगी। और जब एक रेखा दूसरे को थोड़ी सी भी टच कर जाए तो वो वाला संगत हल कहलाता है। अब इसी में देखो एक और देख लेते हैं। अब इसी में देखो क्या है, दूसरा टाइप देखते हैं। देखो दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा ये है कि वही है A1/A2 बराबर है, सॉरी गलत हो रही, B1/B2। लेकिन अभी की बार क्या होगा, ये बराबर नहीं होगा C1/C2 के। अब मैं एग्जांपल देके भी समझाऊंगा। C1/C2, अब अगर ऐसा कुछ आ जाए तब क्या होता है, ये दो बराबर हैं लेकिन C1/C2 बराबर नहीं। इस जब ऐसी सिचुएशन आ जाए तब क्या होगा कि जो ग्राफ बनेगा वो ग्राफ में क्या होगा कि रेखाएं जो बनेगी वो समांतर होगी, समांतर रेखा बनेगी, रेखा एक दूसरे के समांतर होके जाएगी। समांतर का मतलब है कभी भी एक दूसरे को टच नहीं करेगी। जब एक दूसरे को टच ही नहीं करेंगी तब जो हल निकलेंगे वो कैसे निकलेंगे, देखो जब एक दूसरे को टच ही नहीं कर रही तो इसको बोलते हैं, पहले तो रेखा का नाम ले लेते हैं। रेखा कौन सी बन रही, समांतर रेखा बनेगी। पहला तो ये ध्यान रखना भाई, समांतर रेखाएं बनेगी। दूसरा, जब टच ही नहीं कर रही तो कोई हल ही नहीं निकलेगा, तो इसमें लेंगे भाई कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। तीसरा, जब एक रेखा दूसरे को टच ही नहीं कर रही तो इसी को बोलते हैं हम असंगत, असंगत हल। ठीक है, तो इसमें भी तीन चीज़ याद रखनी। जब A1/A2 बराबर है B1/B2 लेकिन बराबर नहीं है C1/C2, तब इसी को बोलते हैं समांतर रेखा, कोई हल नहीं और संगत। इसी का तीसरा रूप देखते हैं। चलिए तीसरा, एक लास्ट तीसरा जो आपके क्वेश्चन से जुड़ा हुआ है, इसमें ये होगा कि A1/A2 बराबर नहीं होता C1/C2 के, सॉरी C1 के B1/B2 के, B1/B2 के बराबर नहीं होगा। जब A1/A2 बराबर नहीं हो B1/B2 के, तब जो ग्राफ बनेगा वो देखिए ऐसा बनेगा कि प्रतिच्छेदी रेखा बनेगी, एक रेखा दूसरे रेखा को प्रतिच्छेद करते हुए जाएगी। जो आपका ग्राफ बनेगा वो प्रतिच्छेदी वाला बनेगा। ये आपका एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, सब में ध्यान रखिएगा। अब जब एक दूसरे को टच कर रही है, दूसरे को प्रतिच्छेद करे, तो ग्राफ में जो रेखा बनेगी पहले तो ध्यान रखना वो बनेगी प्रतिच्छेदी रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा। सेकंड क्या ध्यान रखना है, इसमें कितने हल निकलेंगे, देखिए अब ये एक रहेगा दूसरे का जब टच करके जा रही थी, कितनी जगह टच करी, केवल एक जगह, तो इसको बोलते हैं केवल एक हल, केवल एक हल। या और क्या बोल सकते हैं, जब दुनिया में कोई एक हो तो उसको बोलते हैं अद्वितीय, इसी को बोलते हैं अद्वितीय हल, अद्वितीय हल। तीसरा, क्योंकि एक रेखा दूसरे को टच करे तो उसको बोलते हैं हम संगत हल, तो ये हो जाएगा संगत हल। ठीक है, तो ये तीन चीज़ होगी। अब इसी से जुड़ा हुआ आपका एक क्वेश्चन है, उसमें पूछा गया था ना क्वेश्चन, देखिए आप वापस पढ़ेंगे तब देखना, उसमें लिखा हुआ है कि कौन सा प्रतिच्छेदी रेखा को दर्शाएगा। तो आपको ध्यान रखना A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, ये आपको प्रतिच्छेदी रेखा को दर्शाएगा। देखिए अभी देखते हैं, ये देखो इसमें लिखा है ना कौन सी रेखा प्रतिच्छेद करेगी। अब यहाँ देखो कहाँ लिखा हुआ है A1/A2, देखो यहाँ पे तो इक्वल है, तो ये ऐसा तो कुछ देखा ही नहीं था हमने, ऐसा कुछ है नहीं। जब ऐसा कुछ है नहीं तो ये तो आंसर होगा ही नहीं, ये भी हमने नहीं देखा था, ये देखा था हमने भाई A1/A2 बराबर नहीं होता B1/B2 के, तब कौन सी रेखा बनती है, प्रतिच्छेदी रेखा बनती है। यानी इस वाले क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सही। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, अगले क्वेश्चन में मिलेंगे, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।